नमस्कार, मैं हूं नीलू। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि आंदोलन में किसानों की जान जा रही है। ऐसे में सरकार अभी इन कानूनों पर रोक लगाएगी या फिर अदालत ही आदेश जारी करे। अदालत में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आंदोलन को खत्म नहीं करना चाह रहे हैं, आप इसे जारी रख सकते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कानून रुक जाता है तो क्या आप आंदोलन की जगह बदलेंगे जब तक रिपोर्ट ना आए। अगर कुछ भी गलत होता है तो हम सभी उसके जिम्मेदार होंगे। अगर किसान विरोध कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि कमेटी उसका समाधान करे। हम किसी का खून अपने हाथ में नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन हम किसी को भी प्रदर्शन करने से मना नहीं कर सकते। हम ये आलोचना अपने सिर नहीं ले सकते हैं। हम किसी के पक्ष में हैं और दूसरे के विरोध में। सरकार की ओर से अदालत में कहा कि इस तरह से किसी कानून पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। इस पर अदालत ने कहा कि हम सरकार के रवैये से खफा हैं और हम इस कानून को रोकने की हालत में हैं। अदालत ने कहा कि अब किसान अपनी समस्या कमेटी को ही बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि हम किसी भी कानून को तोड़ने वालों को प्रोटेक्ट करेंगे। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो बस हिंसा होने से रोकना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी बातें एक बार फिर से आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी बातें। आंदोलन का हल ना निकलने से कोर्ट नाराज है। केंद्र से पूछा कानून को होल्ड क्यों नहीं करते। केंद्र कानून को होल्ड करे वरना हम कर देंगे। कृषि कानून को लेकर कमेटी बनाई जाएगी। केंद्र सरकार समस्या हल नहीं कर पाई। हम किसानों को धरने से नहीं रोक सकते। आंदोलन में किसानों की हालत खराब है। किसान मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है समस्या का समाधान निकले। ठंड में बूढ़े महिलाएं आंदोलन में क्यों शामिल हैं। तो हम आपसे बहुत नाराज है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और इसी पर बातचीत करने के लिए शंकर आनंद दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, आज सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर बहुत तल्ख टिप्पणी की है, क्या कहा आज सुनवाई के बाद? पर जिस तरह से कई याचिकाएं दायर की गई थी उसी मामले पर आज सुनवाई शुरू हुई है, जिसमें कि चीफ जस्टिस जो बोबड़े हैं वो हैं उस बेंच में। इसके साथ जस्टिस बोपन्ना है, जस्टिस रामा सुब्रमण्यम, इनकी इन 3 जजों की जो बेंच है आज इस मामले पर सुनवाई कर रही है। और इस मामले पर जैसे ही सुनवाई प्रारंभ हुई उसके बाद इस मामले में चीफ जस्टिस ने एक काफी सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस तरह से बाकायदा सारी व्यवस्थाएं हो रही है उससे हम लोग काफी नाराज हैं। और चीफ जस्टिस ने कहा कि स्थिति पहले से और ज्यादा खराब होती हुई दिख रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पानी की सुविधा नहीं है, बेसिक जो सुविधाएं होनी चाहिए जिस धरने प्रदर्शन पे उसकी व्यवस्थाएं नहीं है। वहां पर जो कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पर पालन होना चाहिए वो नहीं हो रही है। तो इसकी वजह क्या है? और जिस तरह से बाकायदा विरोध प्रदर्शन चल रहा है, बोला कि विरोध प्रदर्शन सबका मौलिक अधिकार है, लेकिन जिस तरह से वहाँ व्यवस्थाएं हैं, जिस तरह से की जा रही है वो कहीं से उसको सही नहीं ठहराया जा सकता है। इसके साथ ही केंद्र सरकार को भी केंद्र सरकार के ऊपर भी एक सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर आप बताइए कि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हम कोर्ट के माध्यम से करेंगे। और इस मामले में जो भी चीज़ें हैं उस पर एक रिपोर्ट चाहिए। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 2 टूक में पूछा, क्या आप कानून को होल्ड नहीं कर सकते, होल्ड कर रहे हैं या नहीं? अगर नहीं कर रहे तो हम कर देंगे। और इसके साथ ही इस मामले में चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें लगता है कि जिस तरह से धरना प्रदर्शन पर हरकतें हो रही हैं, ढोल बजाना, नृत्य, और वहां पर जिस तरह से कई जो देखने को मिला, जिस तरह से ट्रैक्टर का एक मार्च अलग तरीके से हो रहा है, ट्रैक्टर वहां पर इस तरीके से चलाए जा रहे हैं और कुछ ट्रैक्टर गिरते हुए नजर आए जिसमें कि कुछ लोगों को चोट भी आई। तो ये सब जो चीजें हो रही है ये धरना प्रदर्शन का मसला नहीं हो सकता है। और जिस तरह से बाकायदा जिस मसले को लेकर इससे पहले भी ये कहा जा रहा था कि अगर ये आंदोलन लंबा चलता है तो शायद हो सके सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना दखल दे, और आज हुआ भी ऐसा ही है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी की है, सरकार से कहा है क्यों ना आप कृषि कानून को होल्ड करे वरना हमको कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। ऐसे में क्या अब भी सुनवाई जारी है और सरकार की तरफ से कोई पक्ष निकलकर सामने आया है?
देखिए, इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के जो इस मामले में केंद्र सरकार से कहा है कि हमारा इरादा जो है ये देखना है कि हम क्या इस समस्या के बारे में सौहार्दपूर्ण समाधान ला सकते हैं। इसलिए हमने आपसे आपके कानूनों को लागू ना करने के लिए कहा। यदि आप में जिम्मेवारी की कोई भावना है तो आप हम इन्हें होल्ड करना चाहिए। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि सरकार कानून को लागू करने पर क्यों अड़ी हुई है। चीफ जस्टिस इसके साथ ही एसजी ने इस मामले पे कहा कि कई किसान संगठन से इस बात पर कानून का समर्थन जो है वो है। हालांकि जिस तरह से इस मामले पर किसानों के द्वारा ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात है और कहा गया था कि राजपथ पर जिस तरह से यहाँ तक पहुंचेंगे, राजपथ पर जिस वक्त में 26 जनवरी के अवसर पर यहाँ पे परेड मार्च होगा। तो बहुत सारी ऐसी बात है शंकर, बहुत सारी ऐसी बात है जो आज सरकार पर सवाल उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। अमित राणा गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, किसानों से जब सरकार की वार्ता चल रही थी, बार बार ये जो वार्ता थी वो विफल हो रही थी। कहा यह गया कि आप कोर्ट की तरफ जाइए, लेकिन किसान कोर्ट की तरफ रुख करना नहीं चाहते हैं, वो लड़ना चाहते हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से तल्ख रवैया अपनाया, चाहे वो सरकार को फटकार लगाने की बात हो या बहुत सारी ऐसी बात है जो किसानों के लिए भी कही गई है, इसको लेकर किसान क्या कह रहे हैं? देखिए, लगातार जिस तरीके से यह धरना प्रदर्शन दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों द्वारा किया जा रहा था, तकरीबन 47 दिन हो चुके हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इसमें आना पड़ा और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज तल्ख करी भी सरकार के खिलाफ। और ऐसे में जो किसान हैं उनके अंदर खासा रोष है, इस बात को लेकर वो खासे उत्साहित है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज इसमें दखलंदाजी की और सख्त तेवर दिखाया सरकार को। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब इसमें समाधान निकलने वाला है? देखिए, अगर सरकार में थोड़ी भी नैतिकता बाकी है तो सरकार को 15 का इंतजार नहीं करना चाहिए। कल ही तुरंत एक बैठक बुलानी चाहिए और सरकार ने एक रास्ता सुझाया है। आज शाम तक बैठक की तैयारी करे, अन्यथा कल एक बैठक करे और इस आंदोलन को, इस समस्या को तुरंत समाप्त कराने के लिए किसानों की बात मान के और किसानों का धन्यवाद करते हुए कहे कि देखिए, हमसे गलती हुई है, हम जो भी काम करेंगे किसान हित में करेंगे, किसान की सहमति से करेंगे और हम ये कानून वापस लेते हैं। तो इसमें सरकार बताते हुए ये कहा गया कि क्यों इसमें वृद्ध बैठे हुए, क्यों महिलाएं बैठी हुई हैं? देखिए, महिलाएं वृद्ध किसान के साथ, किसानी के साथ उतनी ही ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है जैसे भोजन मनुष्य करता, उसी तरह हमारा परिवार हमारे साथ जुड़ा है। वो भी किसान है और हमारे साथ खेत में, खलिहान पे, ट्रैक्टर पे, सब में बराबर की भागीदारी है। और देश की सरकारें और देश भी कहता है किसान के साथ या दुनिया के साथ महिलाओं को बराबर की भागीदारी। आपसे जानना चाहूंगा, 9 दौर की वार्ताएं हुई सरकार के साथ, सरकार के नुमाइंदों के और किसानों के बीच में, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को इसमें बीच में बोलना पड़ा। देखिए, बहुत समय से सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से शानदार निर्णय दिए इस देश में, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि इस देश को सरकार नहीं चला पा रही है, कोर्ट ही चला रहा है। तो इस माध्यम से अमित, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो जरा इनसे ये भी समझिए, क्योंकि इस किसान आंदोलन में अब तक बहुत सारे किसान मारे गए हैं, कुछ ने आत्महत्या कर ली है, कुछ ठंड से मारे गए हैं। जिम्मेदारी इनकी भी बनती है। अगर बातचीत के लिए ये आगे बढ़ते हैं, सरकार भी आगे बढ़ती है, तो इनको भी कोई बीच का रास्ता निकालकर इस आंदोलन को समाप्त करना होगा, या अब भी ये अपनी बात पर अड़िग है? जी बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूंगा जी, जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन में कई आत्महत्याएं भी हुई हैं, किसानों ने आत्महत्या भी की है, इस आंदोलन में कई किसानों ने आत्महत्या भी की है, कई किसान ठंड से भी मरे हैं, आंदोलन के दौरान भी मरे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको भी 2 कदम पीछे हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? देखिए, जो भी किसान आहुति दी है अपने प्राणों की जी, वो इस कमिटमेंट के साथ दी है कि हम हिंदुस्तान के किसान को और हिंदुस्तान की किसानी को, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को और हिंदुस्तान के कृषि प्रधान देश के सम्मान को बचाना चाहते हैं जी। तो उनकी शहादत को हम सलाम करते हैं, लेकिन उन्होंने इच्छा व्यक्त भी की कि आंदोलन जारी रखा जाए और जब तक रखा जाए जब तक कि बिल वापस नहीं हो जाते। बिल्कुल, आंदोलन वापस नहीं होगा जब तक कि बिल वापस नहीं होंगे। आप देख सकते हैं किसानों में खुशी की लहर है, यहाँ पर लड्डू बांटे जा रहे हैं, लड्डू तमाम किसान खा रहे हैं। ठीक है, ये अब भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। शंकर भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। शंकर, अब इस मामले में जिस तरह से कोर्ट ने टिप्पणी की है, चाहे वो सरकार पर हो या फिर किसानों पर, बहुत सारी ऐसी बात आज कही है, क्या इसके बाद लगता है कि कोई बीच का रास्ता निकल कर आ पाएगा? और क्या इस वक्त भी सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में या सुनवाई खत्म हो चुकी है? नीलू, इस वक्त की एक और महत्वपूर्ण खबर आ रही है, वो मैं देना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट में जो अभी सुनवाई चल रही है, इसी दौरान
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हम कानून को अगर होल्ड पे रख दें तो क्या समझौता अच्छे माहौल में हो सकता है। ये उन्होंने एक सवाल उन्होंने पूछा है। इस वक्त में सुप्रीम कोर्ट के अंदर में सुनवाई चल रही है और उसी सुनवाई के दौरान में चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर इस कानून को हम कुछ देर के लिए होल्ड पे डाल देते हैं तो क्या समझौता और बातचीत जो है अच्छे माहौल में हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा कि क्या आप कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के समक्ष में नहीं जाएंगे और इस तरह का व्यवहार नहीं चलेगा तो आप सरकार के पास जाएंगे। तो इसके साथ ही जो इस मामले में जो किसानों के तरफ से जो वकील हैं एजी दुष्यंत दवे, उन्होंने कहा कि यह 400 किसानों का संगठन है, उनसे बात करनी होगी पहले। इसके साथ ही साल्वे ने कहा कि इस तरह का मैसेज ना जाए कि सरकार बैकफुट पे आ गई है और अब कानून को रद्द करने का दबाव बनाया जा रहा है। और इसके साथ ही कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आए सबसे पहले, उसके बाद इस मामले पर चर्चा हो। और इसके साथ ही बिल्कुल, तो बहुत अहम जानकारी शंकर दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोर्ट ने पेशकश की है कि फिलहाल इस जो कृषि कानून है उसको होल्ड पर रख दिया जाए और एक कमेटी गठित कर बातचीत के दौर को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन सरकार की तरफ से पक्ष यही है कि कहीं ऐसा मैसेज ना निकल कर जाए कि कृषि कानून पर सरकार बैकफुट पर आ गई है और वो पीछे हट रही है, कहीं इसको अलग तरीके से ना लिया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शंकर, और अमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी क्योंकि आज की एक बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अब बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। सोमनाथ भारती पर स्याही फेंकी गई है। जी हां, आम आदमी पार्टी के विधायक पर स्याही फेंकी गई। रायबरेली में यह स्याही फेंकी गई है। पुलिस ने सोमनाथ भारती को रोका। उत्तर प्रदेश के अस्पतालों पर बयान के बाद विवाद हुआ और इसी विवाद के बाद अब कहा जा रहा है कि इस रायबरेली में सोमनाथ भारती पर स्याही फेंकी गई है। और सोमनाथ भारती ने क्या बयान दिया है वो भी आपको दिखाते हैं। अस्पतालों के अंदर बच्चे तो पैदा हो रहे हैं लेकिन कुत्ते के बच्चे पैदा हो रहे हैं। यहाँ पे स्कूलों के अंदर ये दिखा नहीं पा रहे हैं, ये पुलिस लगा देते हैं। अस्पतालों के अंदर बच्चे तो पैदा हो रहे हैं लेकिन कुत्ते के बच्चे पैदा हो रहे हैं। यहाँ पे स्कूलों के अंदर ये दिखा नहीं पा रहे हैं, ये पुलिस लगा देते हैं। तो आपने सुना, सोमनाथ भारती ने कहा कि यहां के अस्पताल में तो इस तरह के विवादित बयान कहीं ना कहीं दिया है सोमनाथ भारती ने और आज उन पर स्याही फेंकी गई है। कृष्ण मोहन संवाददाता रायबरेली इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण, इस तरह का बयान कहीं से भी ठीक नहीं है, लेकिन जिस तरह से स्याही फेंकी गई वो भी ठीक नहीं है। कब की है ये घटना और अब इसके बाद क्या सोमनाथ भारती ने अपनी तरफ से कुछ कहा है? जी, आपको बताना चाहेंगे ये घटना आज उस समय की है जब सोमनाथ भारती जो है रायबरेली कल शाम को आए थे और आज रायबरेली के कुछ अस्पतालों और स्कूलों का दौरा करना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन जो है उनको रोके हुए था। और चूंकि ये बयान उनका 1-2 दिन पहले का था और उसके चलते लोगों में आक्रोश था और भाजपाई काफ़ी आक्रोशित थे, तो जब उनको पता चला कि सोमनाथ भारती गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं तो वो वहाँ पर पहुँचे। बीजेपी और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता और उनके ऊपर जो है जब वो बाहर निकल रहे थे तो उनके ऊपर स्याही फेंक दी गई और जिसके देखते ही देखते तुरंत माहौल गर्म हो गया। और अब उसके बाद बताया ये जा रहा है कि जो सोमनाथ भारती ने जो बयान दिया था अमेठी में, उसके बाद रायबरेली पुलिस जो है उनको अमेठी जो है भेज आई है, जिससे कि इस मामले पर जो एफआईआर दर्ज है उस पर उनके ऊपर कार्रवाई की जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कृष्ण मोहन तमाम जानकारी देने के लिए। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस है और आरोपी राम भवन का एम्स में अब टेस्ट जारी है। एचआईवी समेत कई तरह के टेस्ट जारी हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। 70 बच्चों के साथ यौन शोषण का आरोप है। इस पर अश्लील वीडियो बनाकर विदेशों में बेचा करता था आरोपी राम भवन का अब एम्स में टेस्ट जारी है। एचआईवी समेत कई तरह के टेस्ट किए जा रहे हैं। तो आरोपी राम भवन का एम्स में टेस्ट जारी है। एचआईवी समेत कई टेस्ट इसके किए जा रहे हैं कई बच्चों के साथ, यानी चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस का ये बड़ा एक्यूज था, एक बड़ा खुलासा हुआ था जिसमें 70 बच्चों के साथ इसने यौन शोषण किया था। उसके अश्लील वीडियो बनाकर ये विदेशों में बेचा करता था। अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। आज इसका एम्स में टेस्ट जारी है। कहा यह जा रहा है एचआईवी समेत कई ऐसे टेस्ट हैं जो इसके किए जा रहे हैं। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में
ये एक्यूज्ड है और 70 बच्चों के साथ यौन शोषण का पूरा मामला है इसके ऊपर दर्ज। ये अश्लील वीडियो बनाया करता था इन बच्चों के और फिर विदेश में बेचा करता था। अब पुलिस की गिरफ्त में है। आज इसका एम्स में टेस्ट हो रहा है जिसमें HIV समेत कई टेस्ट शामिल हैं। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस का यह पूरा मामला है और अब आरोपी राम भवन का एम्स में इस वक्त टेस्ट चल रहा है। HIV समेत कई तरह के टेस्ट किए जा रहे हैं। करीब 70 बच्चों के साथ इसने संबंध बनाए थे और इसी पर बातचीत करने के लिए शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, अब जो राम भवन है उसका टेस्ट एम्स में इस वक्त चल रहा है, कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो कराए जा रहे हैं एम्स में? देखिए, राम भवन की अगर बात करें तो ये राम भवन को 3 दिन पहले CBI की टीम दिल्ली लेकर आई और दिल्ली में लाने के बाद उसे लगातार 3 दिनों से उसका कई तरह के टेस्ट करवाए जा रहे हैं। आज जो टेस्ट करवाया जा रहा है उसमें 2 प्रमुख टेस्ट हैं HIV का, और इसके साथ ही उसका ये जो एक और विशेष तरह का टेस्ट करवाया जाएगा कि उस पर जो जिस तरह के आरोप है कि कई बच्चों के साथ में, मासूम बच्चों के साथ में, नाबालिग बच्चों के साथ में उसने दुष्कर्म किया। तो एक कोर्ट में प्रमाण देने के लिए क्या ये किसी के साथ में दुष्कर्म करने के का इसके अंदर क्षमता है या नहीं है, उस तरह से संबंधित कुछ मेडिकल जांच होते हैं, लिहाजा उसको करवाया जा रहा है। इसके साथ ही जो उसका वॉइस सैंपल टेस्ट है वो करवाया जाएगा और HIV टेस्ट यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ये भी देखना होगा कहीं कोई ये बीमारी से ये संक्रमित तो नहीं है, क्योंकि अगर वो बीमारी से संक्रमित है तो इसका असर उन 70 बच्चों पर भी उसका असर पड़ सकता है जिसके साथ इसने दुष्कर्म किया, उसके बाद उसके अश्लील वीडियो बनाए और पोर्नोग्राफी साइट के लिए उसने बेच दिया। इसके साथ ही जिस तरह से उत्तर प्रदेश से लेकर विदेश तक इसका कनेक्शन जुड़ता नजर आ रहा है, तो इन मामलों पर कौन कौन से वो छोटे छोटे बच्चे थे जिसके साथ में इसने दुष्कर्म किया, और अगर इसका रिपोर्ट अगर HIV संक्रमित अगर आता है तो निश्चित तौर पे ये मामला तो और कई काफी संगीन हो सारे जाएगा। मामलों में अक्यूज्ड है चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस में और अब इसका टेस्ट हो रहा है एम्स में। कई तरह के टेस्ट किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शंकर जानकारी देने के लिए। और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। और ब्रेक के बाद बात जहरीली शराब की करें तो इस मामले में नोएडा पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई हुई है। जहरीली शराब के मामले में 2 आरोपियों पर NSA लगाया गया है। पुलिस ने 36 पेटी शराब बरामद की है। पुलिस के ऑपरेशन में जहरीली शराब कांड के 2 आरोपियों के शव भी पुलिस को मिले हैं। ये आरोपी शराब कांड के बाद नोएडा शिफ्ट हुए थे। पुलिस के मुताबिक खुर्जा से ये नोएडा आए थे। 4 में से 1 आरोपी का इलाज जारी है। पुलिस अभी भी मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी है। जहरीली शराब मामले में अब लगेगा NSA और मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर से कहा गया है 2 अपराधियों पर लगाया जाएगा गैंगस्टर एक्ट। 36 पेटी जहरीली शराब बरामद हुई थी। जिस तरह से कल रात बरामद हुई थी ग्रेटर नोएडा के आसपास से 2 अपराधियों के शव भी बरामद किए। खुर्जा से नोएडा शिफ्ट हुए थे बदमाश और अब NSA लगाया जाएगा इन बदमाशों पर। तो लगातार जिस तरह से जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, अब उसको लेकर प्रशासन सख्त है और अब NSA लगाने की बात आरोपियों पर 2 आरोपियों पर NSA भी लगाया गया है। तो खुर्जा से नोएडा शिफ्ट हुए थे, 2 अपराधियों को पकड़ा गया है और बताया जा रहा है कि 2 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इनके पास से 36 पेटी जहरीली शराब बरामद हुई है, जो अगर नहीं पकड़ी जाती तो आप समझ सकते हैं कि कितने और लोगों की इससे जान जा सकती थी। और सुबह बनारस का आनंद लेने के लिए देश भर से लाखों श्रद्धालु उत्तर प्रदेश आते हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल होती हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए गंगा किनारे उत्तर प्रदेश पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। हाथों में मिशन शक्ति का बैनर लिए पुलिस वाराणसी के गंगा घाट पर महिला श्रद्धालुओं को सुरक्षा को लेकर जागरूक कर रही है। वाराणसी के सभी 84 घाटों पर पुलिस के जवान पर्यटकों को जागरूक करते नजर आए जाएंगे। श्रद्धालुओं का ये दल उड़ीसा से काशी पहुंचा है, जिनका काशी के घाट में स्वागत पुलिस की टीम ने किया और मिशन शक्ति के तहत उन्हें महिला अपराध को लेकर जागरूक किया। मिशन शक्ति नारी सुरक्षा नारी सम्मान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एंटी रोमियो टीम और मिशन शक्ति टीम का गठन किया गया है, जिसमें महिलाओं और बालिकाओं को
शासन द्वारा जारी सभी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी जा रही है और उनको जागरूक किया जा रहा है। पुलिस की टीम महिला पर्यटकों को यूपी में महिला संबंधित हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दे रही है, तो पर्यटन स्थल पर ठगों और अपरिचित लोगों से बचने की भी सलाह दे रही है। जो बाहर से पर्यटक या वो दर्शनार्थी आते हैं उनको भी जागरूक किया जाता है, उनको भी जनशक्ति के बारे में, एंटी रोमियो के बारे में सारी जानकारी दी जाती है। उनको पूरा हेल्पलाइन नंबर बताया जाता है। जो भी जितने भी नंबर उत्तर प्रदेश शासन या सरकार द्वारा या उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा है, सारे हेल्पलाइन, एम्बुलेंस सेवा सारे बताए जाते हैं। पुलिस की सार्थक पहल की महिला पर्यटक सराहना कर रही हैं, तो काशी में अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित भी महसूस कर रही हैं। यहाँ हम सभी आरती देखने आए हैं। यहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस हाँ, पूरी तरह से। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले महिला अपराधों का आंकड़ा कम है, जिसके पीछे यूपी पुलिस के ऐसे जागरूकता अभियान का भी अहम योगदान है। वाराणसी से रवि पांडे के साथ टीम न्यूज़ 18। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार यहाँ खबरों का सिलसिला जारी है।